नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जनगणना भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने जो है जनगणना से संबंधित समरी देखी थी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप तो जाके हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो आज हम भाग 2 पे चर्चा करेंगे। इसमें हम जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है या उन्हीं जो है डेटा को लिया गया है जो इम्पोर्टेंट हैं। RO UPPCS में लगभग ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने लिया है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आने वाले जो है इसी सीरीज़ में हम लोग जो है इसका पार्ट 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करवा देंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी और आराम से जो जनगणना है वो आप सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा जो है गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अंडमान एंड निकोबार है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। इसी तरह देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है राज्यों में, और सबसे छोटा जो राज्य है सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, यानी जो जनसंख्या जिनकी सबसे ज़्यादा है, कौन कौन से है। तो पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 16.81% है। पूरे भारत में ये अपना योगदान करता है। फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, बिहार तीसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश ये 5वें नंबर पे। ये क्रम से पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। तो आप लोग ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा कि पहले नंबर कौन है, दूसरे नंबर कौन है, तीसरे नंबर कौन है, तो याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल। लगभग 4 पूछे जाते हैं, तो आप कम से कम 4 तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो जो सबसे कम जनसंख्या है जिन राज्यों की, वो कौन कौन से, सिक्किम है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा, जो गोवा प्रदेश है वो है। तो जो सिक्किम है इसकी जनसंख्या सबसे कम है पूरे भारत में राज्यों में। फिर है मिज़ोरम, इसकी दूसरे नंबर पर है जो सबसे कम जनसंख्या है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, 4। तो पहले नंबर पर है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर है पुदुचेरी आता है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर चंडीगढ़, चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार ये आता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए, जो पेपर हुए हैं प्रीवियस में उसमें आए हैं। तो आप लोग इनमें से जो है मैं डेटा जो दिया हूँ, इम्पोर्टेंट डेटा हमने ले लिया है, वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला यही कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है मंत्रिमंडल ने जो है 2017 में अनुमोदित किया था। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लागू थी, ठीक है, जो 2002 लागू थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ये वर्तमान में भी लागू है। तो 2002 से के बाद 2017 में जब आई थी तो 15 वर्ष के बाद ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था, क्या लक्ष्य रखे गए थे, तो इसके लक्ष्य हम लोग देख लेते हैं। तो जन स्वास्थ्य व्यय को, यानी जो खर्च किया जाएगा स्वास्थ्य पे, वो समयबद्ध ढंग से GDP के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, यानी GDP के 2.5% तक
बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें किया गया था। फिर है इसका लक्ष्य रखा गया था जीवन प्रत्याशा को वर्तमान में 67.66 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक, ये इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष तक, तो 2025 तक 70 करना है, ठीक है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को 1 तक करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने इसमें इम्पोर्टेंट जो है ले लिए हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। वर्ष 2025 तक बाल मृत्यु दर को 23 तक करना है, यानी जो घटाकर जो 23 तक कम करना है जो बाल मृत्यु दर है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर को वर्तमान 167 है, वर्तमान में 167 है, जिसको घटाकर 100 तक करना है। ये कब, ये किस वर्ष तक करना है, 2025 तक, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है क्षय रोग या टीबी, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, RO PPCS में पूछा गया है कि टीबी को किस वर्ष तक उन्मूलित किया जाएगा, या इसका लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है कि इसको उन्मूलन कर दिया जाएगा इसका, तो वर्ष 2025 तक, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कैंसर, मधुमेह, सांस संबंधी रोगों से जो मौतें होने वाली होती हैं वो 2025 तक घटाकर इसको 25% तक करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर जनसंख्या संबंधी हम इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, एक तो इसमें कई शब्द आते हैं, तो उस शब्द का मतलब क्या है ये भी एक बार हम जो है एक लाइन में देख लेंगे क्या क्या होता है। जनघनत्व क्या होता है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी रहने वाले हैं उनकी संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, यानी 1 किलोमीटर में मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उनकी संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। फिर लिंगानुपात, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है, यानी कि 1000 कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या, यानी 1000 जो पुरुष हैं उन पर कितनी स्त्रियों की संख्या है उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। फिर 10 की वृद्धि दर 10 वर्षों के मध्य, यानी कि 1 से लगा के 10 वर्ष के बीच में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि कितने % की वृद्धि हुई है उसको 10 की वृद्धि दर कहते हैं। फिर प्रजनन काल, प्रजनन काल हर देश में अलग अलग है, तो भारत में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की उम्र को प्रजनन काल कहा जाता है, ठीक है। हर देश में अलग अलग है, लेकिन अपने भारत देश का आप लोग याद रखिएगा 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की उम्र को प्रजनन काल कहा जाता है। फिर जनसंख्या के सिद्धांत, इससे भी मिलान करने को आता है, तो आप लोग कम से कम 2 ज़रूर याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, तो उनमें से अगर 2 मालूम रहेंगे तो आप जो है लिस्ट से अपने आप कर लेंगे। तो देख लेते हैं जनांकी संक्रमण का सिद्धांत, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। WH थॉमसन और FW नोटस्टीन ये हैं कि जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि का सिद्धांत, ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस का है, तो माल्थस का सिद्धांत है। और जनांकी संक्रमण सिद्धांत ये जो है WH थॉमसन और FW नोटस्टीन का। फिर देख लेते हैं वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या, यानी कितने वृद्ध लोग हैं अपने देश में। 2011 की जनगणना से 60 वर्ष से अधिक जो आयु के लोग हैं उनको वृद्ध माना गया अपने देश में, और उनकी संख्या कितनी है, तो 10.39 करोड़ है। कुल जनसंख्या इतनी है 2011 की 10.39 करोड़, ये याद कर लीजिएगा। तो इनका परसेंटेज जो है सर्वाधिक 60+ जनसंख्या, सर्वाधिक 60+ जनसंख्या केरल में है, यानी कि जो सर्वाधिक वृद्ध लोग हैं वो केरल में है 12.6% है, और न्यूनतम 60+ लोगों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में है, ये 4.6% है, यानी कि सर्वाधिक केरल में है वृद्धों की संख्या और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देख लेते हैं आयु समूह वर्ष में, आयु समूह है ये एक तरफ आयु समूह दिया गया, ये जनगणना 2011 परसेंटेज में, यानी वर्ष 0 से लगा के 14 वर्ष तक के उनकी जनसंख्या है 9.3% है। उसके बाद 5 से 9 वर्ष के बीच जो जनसंख्या है वो 10.5% है। फिर 10 से 14 के बीच जो जनसंख्या है वो 11% है। 15 से 62 के बीच 60.3% है, और 60+ यानी वृद्ध जो है 8.6% है। इसकी संख्या कितनी है 10.39
करोड़। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कितने करोड़ वृद्ध हैं अपने देश में, तो 10.39 करोड़ लोग हैं। और अगर पूछा जाए कि 60 प्लस जो है जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 8.6% है। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है लिंगानुपात। वर्तमान में संपूर्ण देश का लिंगानुपात 943। जो लिंगानुपात है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है वर्तमान में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भी बताएंगे। जो क्योंकि अभी 21 वाली जनगणना हुई नहीं है, अगले साल तक लगभग होगी, तो हमें अभी पुराना ही डेटा तैयार करना है। तो लिंगानुपात 943 हो जाएगा, है वर्तमान में है। जो 2001 में 933 था, 2001 में 933 था, बढ़कर लिंगानुपात 943 हो गया है। 2001 से 11 के मध्य लिंगानुपात 10 की वृद्धि हुई है, यानी 10 लोग बढ़े हैं। लिंगानुपात से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा स्थित पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की थी। ये इम्पोर्टेंट है कि इस तिथि को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है शुरू की गई थी, तो 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। ये हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 11 मई 2000 को भारत की 1 अरबवें शिशु के रूप में जन्म लेने वाली जो कन्या को आस्था नाम दिया गया। यानी 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी, तो जो 1 अरबवें जो शिशु जिसका जन्म हुआ था उसका आस्था नाम दिया गया था। ये दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसका जन्म हुआ था। फिर देख लेते हैं 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, यानी शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 919 है। तो भारत का लिंगानुपात वैसे सामान्य क्या है, कितना है, ये है 943। ठीक है, शिशु लिंगानुपात क्या है, ये 919 है। ये याद रखिएगा। भारत का अगर पूछा जाएगा तो आप लोग 943 बताएंगे। शिशु लिंगानुपात भारत का पूछा जाएगा तो आप लोग 919 बताएंगे। फिर देख लेते हैं जो प्रमुख वर्ष हैं उसमें उस वर्ष कितना जो है लिंगानुपात रहा था। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ नोट कर लिए, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूँगा। 1901 में 972 था, 1921 में 955 था, 1931 में 950 था, 1941 में 945 था, 1951 में 946 था। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया था आर एग्ज़ाम में। 1951 में 946 लिंगानुपात था। फिर 1971 में 930 था, 1991 में 927 था, 2001 में 933 था और 2011 में 943 है वर्तमान में। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात 1901 में था। ठीक है, तो इसमें से नहीं पूछा जाता, इतने में से पूछा जाता तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है 1931 में था। ठीक है, अगर इतने में से पूछा जाएगा तो 1951 में सर्वाधिक था, वरना 1931 वाला पूछा जाएगा। तो आप लोग ये पूरी टेबल तैयार कर लीजिएगा, इससे आसानी रहेगी कि किस वर्ष कितना था। ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। फिर ये जो लिंगानुपात हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें देखते हैं जो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हैं कौन कौन से, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का जिसमें 1084। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए। 4 हमने दिए हैं, ये याद कर लीजिएगा। केरल के बाद आता है तमिलनाडु जिसका 996 है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश जिसका 993 है। फिर चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है जिसका जो छत्तीसगढ़ का 991। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ये टेबल याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है कितना है, तो 1084 है। फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, इसका 996 है। तीसरे नंबर पर जो आंध्र प्रदेश है 993 है। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है या ये पूछ लेता है कि केरल का बताइए कितना लिंगानुपात है, तमिलनाडु को बताइए कितना लिंगानुपात है, आंध्र प्रदेश का कितना लिंगानुपात है, छत्तीसगढ़ का कितना लिंगानुपात है। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना है, 879 है। फिर जम्मू कश्मीर का 889 है,
फिर सिक्किम का है 890 है, पंजाब का 895। इसको भी क्रम से लगाने को पूछ सकता है, देता है कि क्रम से बताइए। फिर उसका कितना है, हरियाणा कितना है, जम्मू कश्मीर कितना है, ये भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग याद करिएगा, ठीक है। फिर शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो शीर्ष लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में जो पुदुचेरी है उसका है, कितना है, 1037 है। फिर दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप आता है जिसका 943 है, जो लिंगानुपात 947 है, सॉरी। फिर अंडमान निकोबार है जिसका 876 है। फिर दिल्ली का है 868 है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है जो 618। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दमन दीव है जो 618 है। फिर दूसरे नंबर पे आता है दादरा एवं नागर हवेली जिसको 774 है। फिर तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़ जो 818 है जिसका लिंगानुपात, याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले हैं। जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, 2 जिले कौन कौन से हैं? माहे हैं पुदुचेरी का, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है 1176, यानी 1176 लिंगानुपात है माहे पुदुचेरी का। और दूसरे नंबर पे आता है अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड में है, इसमें 1139 है लिंगानुपात। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग में शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है जिसका लिंगानुपात 972 है। फिर दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, मेघालय, इन दोनों का लिंगानुपात 970 है, याद कर लीजिए। फिर है छत्तीसगढ़, इसका है 969। ये शिशु लिंगानुपात है, यानी 0 से 6 आयु वर्ग में जो लिंगानुपात सर्वाधिक है वो अरुणाचल प्रदेश का है। वैसे जो लिंगानुपात सर्वाधिक है केरल का, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें साफ साफ दिया रहेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग में शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम से बताइए, या सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो 972 है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसमें साफ साफ दिया रहेगा कि जो है लिंगानुपात, अगर खाली लिंगानुपात दिया है केवल, तो उसमें आप जो है केरल जो है लगा के आएंगे। अगर दिया है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग में, तो आप लोग अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। फिर है 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं, हरियाणा है, ये दोनों में है। जो अगर लिंगानुपात खाली केवल पूछा जाए तो उसमें भी कम है, और जो 0 से 6 आयु वर्ग में है इसमें भी न्यूनतम है। 834 है हरियाणा का। पंजाब दूसरे नंबर पर 846 है। जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर 862 है। आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार है जहाँ 968 है। पांडिचेरी है 967 है। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जहाँ पे 871 है, और चंडीगढ़ है 880। ये न्यूनतम है और ये शीर्ष लिंगानुपात यानी अधिकतम सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में, ठीक है। मैं लास्ट में आप लोगों को जो है एक टेबल दे दूंगा जिसके हिसाब से आप लोग याद कर लेंगे, जो बहुत आसान रहेगा और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में इसका जो है टेबल से पढ़ेंगे हम लोग, जो है टेबल दे देंगे आप लोगों को, तो उससे आप लोगों का काफ़ी तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वर्ष 2001 से 11 के मध्य 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में 8 की कमी हुई है, ठीक है। और अगर उस लिंगानुपात में केवल लिंगानुपात में देखा जाए तो 2001 में 933 था और 2011 में जो है 943 हुआ, तो इसमें 10 की वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन शिशु लिंगानुपात में जो है 8 की कमी हो गई है, ठीक है। तो 2001 में कितना था, 927 था, और 2011 में 919 है शिशु लिंगानुपात। तो उसमें कितने की कमी हो गई, इसमें कमी हो गई जाके आपको 8 का जो है कमी हो गई, और उसमें जो है 10 जो है बढ़े हैं। स्वतंत्रता के उपरांत 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी 1991 से 2001 के दशक में हुई थी, जो कि 18 थी।
ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए कि लिंगानुपात में, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई थी? तो सर्वाधिक कमी 1991 से 2000 के मध्य हुई थी। ठीक है, 1991 से 2001 के मध्य हुई थी। फिर 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई थी। ठीक है, 2011 में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। किसमें? जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। और अगर पूछा जाए किस दशक में सर्वाधिक जो है कमी हुई थी, तो 1991 से 2001 के मध्य हुई थी। 2011 में पूछा जाए कि सर्वाधिक कमी किस जो है राज्य में हुई है 0 से 6 आयु वर्ग में, तो जम्मू कश्मीर में आप लोग बताएंगे। तो बस यहीं तक ये भाग 2 था। और भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ये लिंगानुपात हो गया, तो हम लोग पढ़ेंगे 10 की वृद्धि दर पढ़ लेंगे, साक्षरता दर पढ़ लेंगे, घनत्व पढ़ लेंगे। फिर धीरे धीरे चैप्टर बढ़ाते जाएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, इससे आसानी रहेगी आप लोगों को जनगणना। 5-6 पार्ट में सब सारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।